बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था, क्लास 12th हम साइंस पढ़ रहे हैं। हमारे फर्स्ट चैप्टर में कुछ पोर्शन छूट गया था, वो वीडियो कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम की वजह से रह गई थी। तो मैं आपको पहले वो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवा देती हूँ, देन सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर में लास्ट पॉइंट रह गया था ये निषेचन की पश्चय अवस्था। निषेचन की पश्चय अवस्था जो जायगोट बनता है वो क्या होता है, द्विगुणित होता है। जब भी द्विगुणित कोई जायगोट या युग्मनज हो उसमें हमेशा समसूत्री विभाजन होगा। अगर वो अगुणित होगा तो उसमें वो सॉरी 2n में हमेशा अर्धसूत्री विभाजन होगा और n में हमेशा समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, तो हमारे नोट करके पढ़ा था हमने मधुमक्खी, सरीसृप, टर्की पक्षी, इसमें एक मादा युग्मक बिना निषेचन के नर जीव का निर्माण करती है, उसे अनिषेक जनन कहते हैं। ये डेफिनेशन हमेशा याद रखना, ये पूछी जाती है बहुत सी बार। ओके, मधुमक्खी जो मादा मधुमक्खी होती है ना वो 2n होती है, जबकि उनमें जो नर होते हैं वो अगुणित होते हैं। तो मादा युग्मक जब 2n होगी तो उसमें तो अर्धसूत्री विभाजन होगा, और नर युग्मक जो अगुणित है उसमें समसूत्री विभाजन होगा। यहाँ पे अर्धसूत्री नहीं होगा, समसूत्री होगा, इसमें समसूत्री विभाजन होगा। ओके, तो क्या करता है n, मादा का n और नर युग्मक का n मिलके क्या बनाते हैं, 2n बनाता है। और 2n हमेशा क्या होती है, 2n हमेशा मादा होती है। तो जो भी भ्रूण पैदा होता है या जो बच्चा जो सतत जन्म लेती है वो हमेशा मादा होगी। नर युग्मक बहुत कम मिलते हैं, रेयर केस में नर युग्मक बनते हैं, हमेशा मादा युग्मक बनता है, क्योंकि जब n और n मिलके 2n बनाता है और 2n हमेशा मादा होती है और नर तो अगुणित होते हैं। ओके, तो हमारे ये लास्ट अवस्था थी भ्रूणीय अवस्था। अंड प्रजक, भ्रूणीय अवस्था भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो अंड प्रजक होता है और जंतु प्रजक होता है। अंड प्रजक उसे कहते हैं अंडे देने वाले जो पक्षी होते हैं उन्हें हम अंड प्रजक कहते हैं। लेकिन हमें लिखना थोड़ा अलग पड़ेगा। कैल्शियम कवच से ढका हुआ अपरिपक्व भ्रूण जो जन्म देना अंड प्रजक कहलाता है। अपरिपक्व जो पूरी तरीके से परिपक्व ना हुआ हो, ऐसा भ्रूण जो पूरी तरीके से परिपक्व ना हुआ हो उसे हम अपरिपक्व कहते हैं। तो कैल्शियम कवच से ढका हुआ अपरिपक्व भ्रूण को जन्म देने वाले को अंडप्रजक कहेंगे, जैसे पक्षी, सरीसृप। और जंतु प्रजक किसे कहते हैं, यह परिपक्व शिशु को जन्म देता है, जैसे मनुष्य होता है। जो मनुष्य या मादा बच्चों को जन्म देती है वो क्या अपरिपक्व होता है, क्या उनके एक हाथ होता है या दो छोटे हाथ होते हैं। वो जो बच्चा होता है वो जैसा सदियों से होता आ रहा है वैसा ही होएगा, है ना, परिपक्व अवस्था में होगा। ये इतना सा पार्ट हमारा फर्स्ट चैप्टर का था। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आप आज शुरू करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड, है ना। चैप्टर नंबर सेकंड है हमारा पुष्प पादपों में जनन। हमने पशु पक्षी में जनन पढ़ा था, मनुष्य में जनन पढ़ा था। जनन कितने प्रकार का होता है, जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में नर व मादा युग्मक दोनों में से एक उपस्थित हो तो हम अलैंगिक जनन कर सकते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का उपस्थित होना जरूरी है, तभी हम लैंगिक जनन संपन्न कर पाएंगे। तो आज हम वही पढ़ रहे हैं कि पुष्पीय पादपों में जनन कैसे होता है। हमने जंतुओं में पढ़ लिया, स्तनधारियों में पढ़ लिया, लेकिन जो पुष्प खिलते हैं तो क्या वो अपने आप खिलते हैं, उनमें कुछ प्रक्रिया होती है जो वो खिलते हैं। तो आज हम वही पढ़ रहे हैं पुष्पीय पादपों में जनन। पुष्प क्या है, एक लैंगिक संरचना होती है। लैंगिक संरचना क्या होती है, जैसे पुष्प भी एक लिंगी, द्विलिंगी और उभयलिंगी होते हैं। एक लिंगी पुष्प किसे कहेंगे, जिसमें नर व मादा युग्मक दोनों में से एक युग्मक उपस्थित हो, या तो नर युग्मक उपस्थित हो या मादा युग्मक उपस्थित हो, तो उन्हें हम एक लिंगी बोलेंगे। द्विलिंगी किसे बोलते हैं, जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों उपस्थित होंगे तो उन्हें हम द्विलिंगी बोलेंगे। ठीक है, तो लैंगिक संरचना हुई। देखो आकार की संरचना तथा पुष्पीय पादपों आवर्त बीजों में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन, पुष्पों की खेती को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। देखो फ्लावर्स में, पुष्प में नर जननांग होते हैं और सहायक अंग होते हैं। नर जनन अंग कौन से होते हैं, या तो पुमंग होते हैं या जायांग होंगे। पुमंग को हम नर जननांग बोलेंगे और जायांग को हम मादा जननांग बोलेंगे।
और सहायक अंग क्या क्या होते हैं? बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ये हमारे सहायक अंग होते हैं। नर जननांग पुमंग होता है और मादा जननांग जायांग होते हैं। जब पुमंग और जायांग दोनों एक ही पुष्प में उपस्थित हो तो उन्हें हम द्विलिंगी पुष्प कहेंगे। जब पुमंग और जायांग एक ही पुष्प में उपस्थित हो तो उन्हें हम द्विलिंगी पुष्प कहेंगे, और एक लिंगी पुष्प उसे कहेंगे जिसमें पुमंग और जायांग अलग अलग पुष्प में उपस्थित हो। ओके, समझ में आया? अब ये हमारा है पुष्प की आकार की संरचना। ये हमारा पुष्प है। आप अगर पुष्प को अंदर से खोल के देखोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा। ऊपर का ये जो भाग होता है ये वर्तिकाग्र होता है नहीं, ये वृत्तिका होती है, और इसमें जो ये अंदर वाले भाग होते हैं वो अंडाशय होता है। तो जब भी परागण आता है, जब भी किसी अदर फ्लावर से परागण आता है तो सबसे पहले कहाँ आता है? वर्तिकाग्र पर आता है। वर्तिकाग्र पर आते हैं, ये वर्तिका धीरे धीरे फटने लगती है, और ये जो पुमंग है, ये पुमंग है, इस वर्तिका के थ्रू अंडाशय में प्रवेश करने लगते हैं, अंडाशय में प्रवेश करने लगते हैं। ठीक है, ये आ गए अपने अपने पुमंग आ गए। ठीक है जो नर जननांग है, नर जननांग है, जो पुमंग है वो नर जननांग है। ये क्या कहेंगे? ये वर्तिकाग्र पर पहुंच गए। ठीक है, ये इससे चिपक जाते हैं क्योंकि वर्तिकाग्र पर एक चिपचिपा तरल पदार्थ होता है, इसके कारण ये इस पर चिपक जाते हैं। इस पर चिपक जाने के बाद ये धीरे धीरे वर्तिकाग्र का मुंह खुलने लगता है। वर्तिकाग्र का मुंह खुलने लगेगा तो ये धीरे धीरे ऐसे कर करके इस वर्तिकाग्र के थ्रू अंडाशय में पहुंचने लगते हैं, और जैसे ही अंडाशय में पहुंचेंगे तो इनमें निषेचन संपन्न हो जाएगा। ठीक है, ये जो बाहर के ये जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं अपन बाह्य दल। ये हमारा पुष्पासन हो गया, जिसपे पुष्प खड़ा होता है उसे अपन पुष्पासन बोलते हैं। ये इनको बोलेंगे फिलामेंट, और ये हमारा होता है परागकोश। परागकोश पुंकेसर, जैसे अगर मैं बोलूं ये पुंकेसर जायांग और ये वर्तिकाग्र जब एक ही पुष्प में उपस्थित हो तो हम उन्हें द्विलिंगी बोलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? देखो अब हम परागकोश है, परागकोश में कौन उपस्थित होता है? पुंकेसर, और पुंकेसर के समूह को क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं। तो पुमंग एक प्रकार का पुंकेसर है, मतलब पुंकेसर के समूह को हम पुमंग बोलते हैं। पुंकेसर को भी हम नर जननांग ही बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब ये बाह्य दल के समूह को बाह्य दलपुंज कहा जाता है। तो बाह्य दलपुंज के शब्द को सुन के हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि बाह्य दलपुंज क्या होता है। एक बाह्य दल जो उपस्थित होते हैं उनके समूह को बोलते हैं। पुष्प की आकार की बाहर से अंदर की ओर संरचना। अब सबसे बाहर क्या होता है? बाह्य दलपुंज होता है, जो बाह्य दल का समूह होता है। फिर दलपुंज होता है, बाह्य दल के बाद हमारा दलपुंज होगा, फिर पुमंग होगा जिसे पुंकेसर समूह परागकोश या तंतु से मिलकर क्या बना होता है? पुमंग बोलता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। जायांग होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। जायांग में क्या होता है? स्त्री केसर होता है, वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होती है और अंडाशय होता है। ठीक है, इतनी संरचना पड़ी। और ये जो डायग्राम है ये बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपको है पुष्प की संरचना बनाइए, अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए, तो ये आपको बनाना बहुत जरूरी है। ये डायग्राम आप बना लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले निषेचन पूर्व की संरचना है। हमने लैंगिक और अलैंगिक जनन में भी पढ़ा था कि निषेचन पूर्व क्या होता है। भाई निषेचन तब होगा जब युग्मनज का निर्माण होगा। तो निषेचन पूर्व अवस्था में क्या होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। अब युग्मनज का निर्माण होने के बाद वो मादा शरीर के अंदर पहुंचेंगे कैसे, उनका स्थानांतरण कैसे होगा, वो पढ़ा था हमने चैप्टर नंबर 1 में। वही पढ़ा था कि उनका स्थानांतरण कैसे होगा। ओके, तो हम उसी प्रकार से पुष्प में भी यही पढ़ रहे हैं कि जैसे किसी पुष्प में नर जननांग उपस्थित है ना। जब द्विलिंगी पुष्प होते हैं तो इसमें नर जननांग और मादा जननांग उसी अलग अलग पुष्प में उसी पौधे पर होते हैं, तो वहाँ पे ट्रांसफर होना इजी होता है। लेकिन जब नर जननांग और मादा जननांग जब एक पुष्प में उपस्थित हो तो वो एक पुष्प से दूसरे पुष्प में, यानी पुंकेसर या
पुमंग स्त्री केसर यानी वर्तिकाग्र पर कैसे पहुंचेंगे, वही हमें पढ़ना है। तो निषेचन पूर्व घटनाएं क्या, पुष्पीय आदक के मध्य विभेदन व अग्रिम विकास प्रारंभ होता है। पुष्प कर्म की रचना होती है जो पुष्प कलिकाएं और बाद में पुष्प को धारण कर लेती है। पुष्प में नर व मादा जनन संरचनाएं पुमंग तथा जायांग होते हैं। ओके ना, पुकेंसर, बीजाणुधानी और परागकण। अब बीजाणुधानी क्या होती है, ऐसी दानी जिसमें बीजाणु उपस्थित होते हैं, बीजाणुधानी कहलाती है। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन पुकेंसर। एक ये लंबा पतला डंठल तंतु है तथा अंतिम सिरा सामान्यतः द्विपालित संरचना परागकोश होती है। हमने ये संरचना पढ़ी थी, इसमें ये होती है द्विपालित संरचना। ओके, आवर्तबीजी परागकोश द्विपालित होते हैं। आवर्तबीजी किस में आते हैं, एंजियोस्पर्म में। जो एंजियोस्पर्म संघ में जो पौधे आते हैं वो हमेशा द्विपालित होते हैं, मतलब उनमें 2 पालियां उपस्थित होती हैं। प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं जिन्हें द्विकोष्ठी कहते हैं। देखो ये इसका अनुप्रस्थ काट मैंने ये बना रखा है ना, ये ऐसा रहेगा। ये 3 लेयर से मिलकर बना होता है। अंदर की ओर जो ये है ये बीजाणु होते हैं। अब ये इसको बोलते हैं हम लघु बीजाणुधानी, इसको बोलेंगे हम लघु बीजाणुधानी। तो आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि मैम अगर ये 3 लेयर से घिरा होता है, अगर ये 3 लेयर से घिरा होता है तो ये बीजाणुधानी से बाहर कैसे निकलेंगे, है ना। ये बीजाणुधानी से बाहर कैसे निकलेंगे। तो ये लेयर क्या होती है, जब ये बीजाणु परिपक्व होंगे, जब ये अपरिपक्व अवस्था में होंगे, तब ये जो लेयर होती है ना वो फटने नहीं लगती है। परंतु धीरे धीरे जब ये बीजाणु परिपक्व होने लगते हैं तो इनके जो लेयर होती है वो भी परिपक्व होने लगती है इनके साथ साथ, और अंत में आके फट जाती हैं। जैसे मैं बोलूँ कोई पौधा है या कोई फल है, क्या होता है जब फल ज़्यादा पकने लगता है ना, अखरोट का देखा आपने, अखरोट वगैरह होते हैं उनमें क्या, जो फल ज़्यादा पकने लगता है, परिपक्व अवस्था में आ जाता है, तो जो उसके बाहर की लेयर होती है वो अपने आप टूटने लगती है। तो इसी प्रकार यहाँ की लेयर एक एक करके टूटने लगेगी और ये बीजाणु इस बीजाणुधानी से बाहर आ जाएंगे। इसमें इसके आसपास एक टेपिटम होता है। जो टेपिटम क्या होता है, जो बीजाणु परिपक्व अवस्था में होते हैं ना, जो बीजाणु अपरिपक्व से परिपक्व अवस्था में पहुँचने के लिए पोषण प्रदान करती है। ओके। अब बाह्य परत सुरक्षा प्रदान करती है और अंदर वाली परत भी सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि सबसे अंदर होता है टेपिटम जो बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है। अब आता है अपना लघु बीजाणु जनन। अब लघु बीजाणु जनन क्या होता है, लघु बीजाणुधानी में उपस्थित बीजाणु जनन उत्तक की पराग मात्र कोशिका में उपस्थित विभाजन के पश्चात लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को, अब ये पराग मात्र कोशिका क्या है, देखो ये मैंने एक यहाँ पे एक ये लेके बनाया, ये जो एक पाली है ना ये मैंने यहाँ पे आपको बड़ी करके दिखाई है। एक पाली है, ये एक पाली है, इसमें क्या होगा, तीनों लेयर होगी, है ना, ये लेयर, और इसके अंदर क्या होगा, ये लघु बीजाणु होंगे और इसके बाहर इसको बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। अब ये बीजाणु जनन उत्तक, ये बीजाणु जनन उत्तक ये हमेशा 2n रहेंगे, है ना, तो इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। 2n होंगे तो हमेशा अर्धसूत्री विभाजन होगा। ओके, हमेशा अर्धसूत्री विभाजन होगा और इसके अंदर जो होती है उसको अपन बोलते हैं पराग मात्र कोशिका। ये बीजाणु के चारों तरफ घेरी रहती है, उसको बोलते हैं पराग मात्र कोशिका। ये भी हमेशा 2n रहेगी, है ना। फिर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ये जो लघुदानी है इसमें परिवर्तित हो जाएगी और जो ये अंदर जो है ये इसको बीजाणु बोलेंगे और बीजाणु हमेशा n होंगे, है ना, परागकण युग्मक हमेशा n होंगे। ठीक है, इतना समझ में आया, है ना। तो मैं ये चैप्टर देखो यहाँ पे आएगा अपना अर्ध, देखो इसमें लेयर होगी, इसको बोलते हैं अधोस्तरीय कोशिका जो 2n, ये बड़ी होकर परपुष्प कोशिका बनाती है और पर पशु कोशिका में समसूत्री विभाजन होकर प्राथमिक भित्तीय कोशिका बनती है और दूसरी बनती है प्राथमिक पुबीजाणु जनन कोशिका। ओके, अब देखो ये हमने एक ये लिया, इसके बाहर ये है, इसके ऊपर 3 लेयर है, बाह्य परत, आंतरस्तरीय परत और मध्य परत, और अंदर आता है अपना टेपिटम। ये बीजाणु है,
ये बड़े होकर पराग मात्र कोशिका में परिवर्तित है और ये पराग मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बीजाणुओं का निर्माण करेगी। मतलब पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणुओं का निर्माण हो रहा है। तो लघु बीजाणु का टॉपिक समझ में आया। आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा पढ़ाने से अच्छा है कम पढ़े और अच्छा पढ़े। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।